1 मार्च 2026 की सुबह मध्य पूर्व की फिजा में बेचैनी थी। आसमान में हल्की सी रोशनी फैल रही थी, लेकिन शहरों के ऊपर मंडराते धुएं और दूर दूर तक गूंजती धमाकों की आवाज ने इस सुबह को डरावना बना दिया। युद्ध की लपटें एक बार फिर भड़क उठीं और इस बार दांव कहीं ज्यादा बड़ा था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के सामरिक ठिकानों पर एक के बाद एक मिसाइलें बरसाई गईं। रात के अंधेरे में आसमान से गिरती आग ने ईरान की सैन्य ताकत को झकझोर दिया। तेहरान, इस्फहान, शिराज और मशहद जैसे बड़े शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीख पुकार और दहशत का माहौल था। लेकिन सबसे सनसनीखेज खबर आई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई एक बेहद सटीक और लक्षित ड्रोन हमले में मारे गए। उनका सरकारी आवाज पूरी तरह तबाह हो गया। यह हमला न सिर्फ सैन्य बल्कि राजनीतिक नेतृत्व को भी निशाना बना रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों में उनके आवाज और आसपास के इलाकों में भारी तबाही साफ नजर आ रही है। इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और चारों तरफ धुएं के गुबार उठ रहे हैं। ईरानी मीडिया ने भी उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की पट्टियां चल रही हैं और सरकारी प्रवक्ता गहरे सदमे में नजर आ रहे हैं। देश भर में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई है। यह हमला अचानक नहीं था। महीनों की प्लानिंग, खुफिया जानकारी और तकनीकी तैयारी के बाद इसे अंजाम दिया गया। अमेरिकी और इजरायली सैन्य रणनीतिकारों ने हर कदम सोच समझकर उठाया। दरअसल पिछले साल ईरान इजराइल के 12 दिवसीय युद्ध ने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को बुरी तरह कमजोर कर दिया था। कई एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही नष्ट हो चुके थे, जिससे आज के हमले के लिए रास्ता खुल गया। ईरान की सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। इस ऑपरेशन में अमेरिकी विमानवाहक पोतों की पूरी फ्लीट और सैकड़ों लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। समुद्र से लेकर आसमान तक हर जगह अमेरिकी और इजरायली ताकत का प्रदर्शन हुआ। यह हमला सैन्य शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन था। यह सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं था, बल्कि ईरान के नेतृत्व और कमांड स्ट्रक्चर को कमजोर करने की रणनीति थी। सरकार के कई अहम दफ्तर, कमांड सेंटर्स और नेताओं के आवास भी निशाने पर थे। पूरे देश में डर और अनिश्चितता का माहौल है। लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। हर कोई सोच रहा है, आगे क्या होगा। आम नागरिकों के लिए यह युद्ध अब घर की चौखट तक पहुंच चुका है। बमबारी की आवाजें अब उनके घरों के दरवाजे तक आ गई हैं। बच्चों की चीखें, सायरन की आवाज और टूटती खिड़कियों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। दक्षिणी ईरान के मीनाब में एक स्कूल पर हमले में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत की खबर है। यह घटना इस संघर्ष की मानवीय त्रासदी को उजागर करती है, जहां मासूम जिंदगियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। यह युद्ध अब सिर्फ सरकारों या सेनाओं का नहीं रहा। यह आम लोगों की जिंदगियों, उनके सपनों और उनके भविष्य का युद्ध बन चुका है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं और हर तरफ मातम पसरा है। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। इस युद्ध की जड़ें ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम में गहराई से जुड़ी हैं। वर्षों से ईरान के परमाणु संयंत्रों और उसकी तकनीकी प्रगति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजराइल को आशंका है कि ईरान शांतिपूर्ण ऊर्जा के नाम पर परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इससे पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इस डर के चलते दोनों देश लगातार ईरान पर दबाव बनाते रहे हैं, कभी कूटनीति से तो कभी गुप्त ऑपरेशनों और साइबर हमलों के जरिए। दूसरी ओर ईरान बार बार यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। ईरानी जनता और सरकार इसे अपनी संप्रभुता और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन 2018 में परमाणु समझौते के टूटने के बाद हालात और बिगड़ गए। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार तेज कर दी, जिससे तनाव और बढ़ गया। अब दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और गहरा हो गया है। परमाणु विवाद के अलावा दूसरा बड़ा कारण है ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क, जो पूरे क्षेत्र में उसकी ताकत का विस्तार करता है। हिजबुल्लाह, हूती, शिया मिलिशिया और हमास जैसे समूह ईरान के समर्थन से क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये संगठन ईरान के लिए रणनीतिक मोहरे हैं, जिनके जरिए वह अपने विरोधियों पर दबाव बनाता है। इन प्रॉक्सी समूहों के जरिए छद्म युद्ध चलता रहा, जिसमें दोनों पक्ष सीधे आमने सामने नहीं आते थे। लेकिन हाल के वर्षों में यह छाया युद्ध खुली लड़ाई में बदलता जा रहा है, जहां मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले आम हो गए हैं।
जवाबी हमलों का दुष्चक्र शुरू हो गया है। हर हमले के बाद दूसरा पक्ष और बड़ा हमला करता है, जिससे हिंसा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यह संघर्ष सिर्फ सैन्य या राजनीतिक नहीं, बल्कि विचारधारा और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई भी है। हर पक्ष अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को सुरक्षित और मजबूत करना चाहता है। ईरान खुद को अमेरिकी इजरायली प्रभाव के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी मानता है और उसकी जनता इसे राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देखती है। जब तक यह बुनियादी टकराव, अविश्वास और शक्ति संघर्ष जारी रहेगा, तब तक स्थायी शांति की उम्मीद करना बेहद मुश्किल है। आम नागरिकों की जिंदगी इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है और क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हाल के इतिहास में ईरान पर सबसे बड़ा और समन्वित हमला है। अमेरिका इजराइल ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। 2 अमेरिकी विमान वाहक पोत, सैकड़ों लड़ाकू विमान, विध्वंसक जहाज और पनडुब्बियां, सब एक साथ। हमलों का पहला निशाना कमांड सेंटर, दूसरा वायु रक्षा प्रणालियां, तीसरा मिसाइल और परमाणु ठिकाने। मकसद ईरान की जवाबी क्षमता को पंगु बनाना और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को झटका देना। इस बार ईरान के राजनीतिक नेतृत्व को भी निशाना बनाया गया। खामेनेई की मौत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह हमला ईरान को सैन्य, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से एक झटके में तोड़ने की कोशिश है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे जो आने वाले दिनों की दिशा तय करेंगे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। इजराइल की वायु रक्षा ने कई मिसाइलें रोकीं, लेकिन कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंची। इजराइल में दर्जनों लोग घायल हुए, जिससे ईरान का पलटवार पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं रहा। संघर्ष अब ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और सऊदी अरब भी इस युद्ध में खिंच गए हैं। ईरान ने होर्मुज जलड़ मरुमध्य को बंद करने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति खतरे में पड़ गई है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता। उसके पास हजारों मिसाइलें हैं। यह संघर्ष अब एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें कई देश शामिल हो गए हैं। खामेनेई की मौत ने ईरान के शीर्ष पर सत्ता का बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। वह सेना, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था पर अंतिम नियंत्रण रखते थे। अब उत्तराधिकार को लेकर अनिश्चितता है। ईरान के युवा और असंतुष्ट वर्ग के लिए यह बदलाव का मौका हो सकता है, लेकिन शासन के पास बल प्रयोग की ताकत है। उत्तराधिकार प्रक्रिया अपारदर्शी है। खामेनेई के बेटे मुज्तबा या नेतृत्व परिषद की चर्चा है, लेकिन आम सहमति मुश्किल। युद्ध के समय में मजबूत नेतृत्व की कमी ईरान को और कमजोर बना सकती है। कट्टरपंथी गुट और आक्रामक हो सकते हैं, आंतरिक विरोध को कुचल सकते हैं। ईरान या तो अराजकता की ओर बढ़ सकता है या और दमनकारी शासन के अधीन आ सकता है। ईरान की असली ताकत उसके प्रॉक्सी नेटवर्क में है। हिजबुल्लाह, हूती, शिया मिलिशिया, हमास। खामेनेई की मौत इन समूहों के लिए बड़ा झटका है। वे वैचारिक और वित्तीय समर्थन खो सकते हैं। अगर ईरान में सत्ता संघर्ष बढ़ा तो इन प्रॉक्सी समूहों को मिलने वाली मदद कम हो सकती है। दूसरी ओर ये समूह बदला लेने के लिए और आक्रामक हो सकते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर, हूती लाल सागर में, मिलिशिया अमेरिकी ठिकानों पर हमला तेज कर सकते हैं। इससे संघर्ष कई मोर्चों पर फैल सकता है, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। इजराइल और सऊदी अरब इस मौके का फायदा उठाकर इन समूहों को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रॉक्सी नेटवर्क का भविष्य अब सीधे ईरान की आंतरिक राजनीति से जुड़ गया है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया में चिंता फैला दी है। ज्यादातर देशों ने संयम बरतने की अपील की है। यूरोपीय संघ ने स्थिति को अत्यंत खतरनाक बताया। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई है। अमेरिका इजराइल को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। रूस चीन ने हमले की कड़ी निंदा की है। खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया जटिल है। वे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तेल बाजारों में उथल पुथल मच गई है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई हैं। अगर होर्मुज जलड़ मरुमध्य बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है। लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। यह संकट आर्थिक, मानवीय और राजनीतिक स्तर पर दूरगामी असर डालेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? मौजूदा हालात में संभावनाएं शांति वार्ता की मेज से लेकर एक विनाशकारी और व्यापक युद्ध तक फैली हुई हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या बातचीत से हल निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे। अगर हम आशावादी नजरिए से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के चलते दोनों पक्ष तनाव कम कर सकते हैं। वैश्विक शक्तियां लगातार मध्यस्थता की कोशिश कर रही हैं ताकि हालात नियंत्रण में रहें। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद ईरान के लिए पीछे हटना आसान नहीं है।
देश के भीतर कट्टरपंथी ताकतें और भी आक्रामक हो सकती हैं। यथार्थवादी परिदृश्य में यह संघर्ष सीमित नहीं रहेगा। यह एक लंबा, जटिल और व्यापक क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। इसमें सिर्फ 2 देश नहीं, बल्कि कई क्षेत्रीय ताकतें, प्रॉक्सी समूह और अंतर्राष्ट्रीय हितधारक शामिल हो सकते हैं। मिसाइल हमले, साइबर युद्ध और छद्म युद्ध की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तीसरा और भी खतरनाक विकल्प है जमीनी सेना का खुला इस्तेमाल। अगर दोनों पक्ष जमीनी लड़ाई में उतरते हैं तो तबाही की कल्पना करना भी मुश्किल है। शहरी इलाकों में संघर्ष से आम नागरिकों की जान को बड़ा खतरा होगा। अगर हालात और बिगड़े तो यह संभावना भी नकारा नहीं जा सकता कि युद्ध अचानक और अप्रत्याशित रूप से फैल जाए। एक छोटी सी चिंगारी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। ईरान के अंदर भी बड़े राजनीतिक बदलाव संभव हैं। शासन और कट्टरपंथी हो सकता है, या फिर आंतरिक विद्रोह और असंतोष के चलते सत्ता ढह सकती है। जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर सकता है, जिससे देश में अस्थिरता और बढ़ेगी। सबसे गंभीर चिंता यह है कि अस्थिर और परमाणु सक्षम ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या उनका प्रसार हुआ तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। यह सिर्फ कुछ देशों का युद्ध नहीं रहेगा। इसके परिणाम वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करेंगे। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शेयर बाजार गिर सकते हैं और लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, जहां हर फैसला आने वाले दशकों की दिशा तय